हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। इसके पहले ऑलरेडी हमने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी आइटम्स थी वो सारा ऑडिट कैसे करेंगे वो समझ लिया है, और कारा 2020 की क्लोजेस भी हमने समझ ली है। होपफुली वो सारे ही आपने वीडियोस देख लिए होंगे या फिर पूरा ही चैप्टर इसमें से पढ़ लिया होगा, तभी ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है पेज नंबर 5.11 पर। A company is engaged in manufacturing of fabrics from yarn purchased from different suppliers. Occasionally, it also manufactures fabrics tailor-made in accordance with requirements of certain mills from yarn received from these mills. यहाँ पर ये जो कंपनी है वो फैब्रिक बनाती है यार्न में से, और कई बार वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स है फैब्रिक के, उनके लिए भी वो फैब्रिक बनाकर देते हैं। The company raises bill of its labor charges only on mills for converting yarn into fabrics. जो भी वो दूसरी कंपनीज के पास से उनको यार्न मिलते हैं उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, तो उनके लिए लेबर के चार्जेस है उसके लिए बिल किया जाता है। यार्न है वो जो दूसरी कंपनी से उनके पास से ही मिलता है। The auditor of a company tries to ensure that stocks of the company as at year end do not include stocks pertaining to these mills, which assertion auditor tries to verify the above situation. How we can ensure that? यहाँ पर क्या है कि ये जो यार्न दूसरे कंपनी के पास से मिला हुआ है वो कंपनी के इन्वेंटरी में नहीं होना चाहिए, ना ही उनके फैब्रिक्स कंपनी के इन्वेंटरी में होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑडिटर कौन सा असर्शन चेक करने की ट्राई कर रहा है और वो किस तरह से कर सकता है। यहाँ पर जो असर्शन है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है कि ये जो इन्वेंटरी है उसका राइट्स है वो एंटिटी का है या नहीं, वो यहाँ पर ऑडिटर है वो चेक करने के ट्राई कर रहे हैं। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन असर्शन आएगा, और इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं उसकी प्रोसीजर हमें यहाँ पर बतानी होगी। इसका आंसर देखते हैं, ये दिया हुआ है पेज नंबर 5.136 पर। The auditor is trying to verify assertion relating to rights and obligations. He is verifying that the company owns or controls the inventory recorded in the financial statements. Any inventory held by the company on behalf of another entity has not been recognized as a part of inventory of the company. कंपनी ने होल्ड की हुई है, पोजीशन कंपनी के पास है, बट ओनरशिप कंपनी की नहीं है, तो वो कंपनी की इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। This can be achieved by verifying stock records pertaining to goods received from mills and sent back to mills after carrying out necessary operations. Besides, agreement with such mills may also be verified. जो भी गुड्स मिल्स के पास से मिले, जो दूसरी कंपनीज के पास से मिले हैं और उनको जो बेचने वाला है, वो सारी चीजें अलग मेंटेन करी होनी चाहिए, उसका भी रिकॉर्ड्स होना चाहिए, और साथ में हमें एग्रीमेंट देखना होगा उन मिल्स के साथ किस तरह से हुआ है, ताकि पता चले कौन सी आइटम्स उनकी है और वो हम अलग कर पाए। वो हम हमारे काउंटिंग हमारे वेरिफिकेशन में वो कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का सेकंड क्वेश्चन। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 आपको दिया है पेज नंबर 5.37 पर। A company has availed cash credit facility of rupees 2 crores, outstanding balance rupees 2 crores as at the year end from a bank for meeting its working capital requirements against security of stocks and debtors and guaranteed by directors of the company. जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है 2 करोड़ रुपीस की। ये वर्किंग कैपिटल लोन है, करंट एसेट्स मतलब कि स्टॉक और डेटर्स के सामने है, और इसके लिए डायरेक्टर्स ने गारंटी दी हुई है। डिस्कस हाउ the above cash credit facility would be classified and disclosed in financial statements of the company. ये क्रेडिट फैसिलिटी है जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी, वो किस तरह से क्लासिफाई की जाएगी और डिस्क्लोज की जाएगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये करंट लायबिलिटी है क्योंकि ये करंट एसेट्स के सामने ये लोन ली गई है, वर्किंग कैपिटल लोन है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन में क्लासिफाई किया जाएगा एज रिपेएबल ऑन डिमांड में, और यहाँ पर डायरेक्टर ने गारंटी दी है तो उसका भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा। It shall be shown under the head borrowings and classified as short-term secured borrowings, specifying nature of security. The above said outstanding amount shall be further subclassified under heading loans repayable on demand from banks. Borrowings में short-term loans and short-term borrowings में, और उसमें भी आएगा loans repayable on demand or from banks. As per the requirements of Schedule 3 of the Companies Act 2013, where loans have been guaranteed by directors or others, aggregate amount of such loans under each head shall be disclosed. Right? ये हमने disclosure of borrowings में ये चीज देखी हुई थी, right? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 आपको दिया हुआ है पेज नंबर 5.114 पर। Various ratios of current year and preceding year are disclosed in financial statements of a company in accordance with requirements of Schedule 3 of Companies Act 2013.
Discuss requirements of law in this regard. Do not list out names of ratios. कंपनी है उनको करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर के कौन से रेशियोज दिखाने हैं, रेशियोज के बारे में क्या डिस्क्लोजर देना है वो हमें यहाँ पर बताना है। इस पर शेड्यूल 3 यहाँ पर हमें लिस्ट आउट नहीं करना है कि कौन से रेशियोज होंगे। 11 रेशियोज है वो शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, बट वो हमें रेशियोज कौन से है वो हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। रेशियोज के बारे में क्या डिस्क्लोजर करना है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के लिए ये रेशियोज दिखाना जरूरी है, और उसमें हमें क्या दिखाना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो भी है वो दिखाना जरूरी है। मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर शेड्यूल 3 तो उसमें वो चीज बतानी होगी। और अगर प्रीवियस ईयर से वो रेशियो में 25% से ज्यादा का अगर वेरिएशन है तो उसके रीजंस भी डिस्क्लोज करने होंगे। इसका आंसर देखते हैं। A company has to disclose various ratios in its financial statements in accordance with requirements of Schedule 3 of Companies Act 2013. The company shall also explain the terms included in numerator and denominator of computing the above ratios. Right? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किस तरह से लिया है वो उनको डिस्क्लोज करना होगा, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं किए गए हैं। तो कंपनी ने कौन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिए है वो उनको बताना होगा। Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year. Preceding year से 25% से ज्यादा का अगर वेरिएशन है तो उसका रीजन एक्सप्लेनेशन भी उनको डिस्क्लोज करना होगा। राइट, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का। An auditor of a company is focusing upon revenues of a company. In this regard, besides performing usual detailed checking of sales, he wants to perform a substantive analytical procedure in respect of sales. Discuss how we can perform such procedure. ऑडिटर है वो सेल्स के लिए डिटेल्ड टेस्ट चेकिंग वगैरह तो करेंगे, बट उनके साथ एनालिटिकल प्रोसीजर भी करना चाहते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या क्या कर सकते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर में रीजनेबिलिटी टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, वो सारी चीजें अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या है वो मेंशन करना होगा। इसका आंसर देखते हैं। Substantive analytical procedures in respect of sales will consist of sales trend analysis, comparison with previous accounting period, category-wise sales analysis, any analysis. The auditor may find relevant and most important of all, building a sales expectation and comparing that with the client's sales records. Right? ये हमने in detail sales की जब हमने ऑडिट और प्रोसीजर्स वगैरह समझी थी तब उसमें ये चीज कवर अप होती थी। आपको जो ऑडिट और प्रोसीजर्स दी है उसके पहले 4 पॉइंट्स दिए थे, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के लिए कंट्रोल्स को समझना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना और उसमें सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना। तो जो फोर्थ पैराग्राफ जो दिया था वो यहाँ पर मेंशन किया है। ये सारे टाइप के एनालिटिकल प्रोसीजर हम कर सकते हैं। तो ऑडिटर विल नीड टू नो द सेल प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द ईयर, मंथली एवरेज सेल प्राइसेस पर प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिस्काउंट पॉलिसी एटसेट्रा। सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, प्राइसेस क्या है, डिस्काउंट पॉलिसीज क्या है, और उसके बेसिस पर हम ये एनालिटिकल प्रोसीजर अच्छे से कर पाएंगे। राइट, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। While verifying depreciation charge to statement of P&L of a company, it is noticed by auditor that one new machinery was purchased and installed in a month of April. The necessary trials were carried out and machinery was ready for use in April itself. कंपनी ने न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया है और वो अप्रैल में परचेस किया था, और आफ्टर टेस्टिंग वगैरह वो अप्रैल महीने में ही रेडी फॉर यूज है। However, owing to lack of orders in the market, the said machinery was put into actual operation from 1st October. The company has accordingly provided depreciation in its books on this machinery with effect from 1st October. उन्होंने एक्चुअल में जो मशीनरी का काम है वो 1st अक्टूबर से चालू किया, मतलब कि पुट टू यूज डेट है वो 1st अक्टूबर है, और कंपनी ने डेप्रिसिएशन भी 1st अक्टूबर से ही चार्ज किया। इज अबव रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय कंपनी प्रॉपर इन इट्स बुक्स? उन्होंने जो कंपनी ने ये रिकॉर्डिंग किया है डेप्रिसिएशन का, क्या वो प्रॉपर है? नहीं, डेप्रिसिएशन है वो रेडी टू यूज डेट से होगी, ना कि पुट टू यूज डेट से। अवेलेबल फॉर यूज हो या फिर रेडी टू यूज हो तब से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। राइट, इसका आंसर देखते हैं। Depreciation of an asset begins when it is available for use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. वो जब से available for use है, ready to use है, वो जिस कंडीशन जिस लोकेशन पर आना चाहिए जहां से काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट का इंटेंशन जो है वो ऑपरेट करने का वो कर सकते हैं, वहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। Depreciation on asset is charged on asset from the date when it is ready for use and not from the date of actual usage. Put to use date से नहीं बल्कि ready to use date से होगा। Hence recording of depreciation by company with effect from 1st October is not
प्रॉपर, मतलब कि 1 अक्टूबर पुट यूज डेट से किया है वो गलत चीज है। क्लियर? तो ये थे हमारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के 5 क्वेश्चन। होप आपको ये सारे ही समझ में आ गए होंगे, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी जो दिया हुआ है चैप्टर 5 में वो हम समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।